Hello everyone, welcome to Psychos Talking. Today we are with a new topic, and we have with us Raza sir to discuss in today's topic. Unfortunately, Naveen couldn't join with us, so we'll be continuing without him. Raza sir, we have discussed about uh, साइकोएनालिसिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, और वहां पे हमने देखा था कि कैसे हमारा जो ईगो है, राइट, वो कंट्रोल करता है इड को। और वैसे बेसिकली इड ईगो को कंट्रोल करता है, इड हमारे साइकी को कंट्रोल करता है, एज द फ्रॉइड सेड, है ना। बट ईगो में आने से पहले, ईगो हमारा बेसिक बिहेवियर है ना। और ईगो में आने से पहले इड को बहुत ज्यादा फिल्टर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो वो जो कंट्रोलिंग है वो हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो सर, वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? आई थिंक हम लोग ने यहाँ पे शेयर भी कर रखा है, सो यू गाइस कैन आल्सो सी कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे गिवन है, राइट। बट ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये डिफेंस मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है साइको एनालिसिस में? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिगार्डिंग अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, राइट। जो तीन लाइंस बनाई थी फ्रॉइड ने। फिर उसको उन्हीं लाइंस को उसने डिसॉल्व किया बाय सेइंग कि इड है अनकॉन्शियस, फुल्ली अनकॉन्शियस, और ईगो और सुपर ईगो जो है ये तीनों लेवल पे काम करता है, ओके। कॉन्शियस एज वेल एज प्री कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। अब क्या होता है कि इड क्योंकि हमारा प्लेजर एनर्जी है, तो वो जो भी चीज़ देखता है उसको चाहिए होता है, बिकॉज इट इट क्रिएट्स फॉर प्लेजर। लेकिन हमारा सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, कुछ चीज़ें सोसाइटी के नॉर्म्स और जो कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ों को लेकिन इड तो अपना प्रेशर भेज देगा ईगो के पास, और ईगो के पास सुपर ईगो का भी चेक है। तो कभी कभी व्हेन जब इड का जो रिक्वायरमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो ईगो को ओवरवेलम कर देगा, और इट कैन लीड टू एंजाइटी, इट कैन लीड टू सम अनवांटेड प्रेशर्स इन माइंड। इवन तो वो क्या इसकी वजह करता से है, डिप्रेशन और हाँ अलग वो अलग सब साइक चीज़ आ सकती है। हाँ, ये हो क्या सकती कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हाँ भी ये हो कॉज सक कर सकता है। हो हम्म। सकता है। तो उन उससे बचाने के लिए वो एम्प्लॉय करेगा डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि अब क्या करेगा ईगो की बिना अनकॉन्शियस लेवल पे ही, क्योंकि ईगो अनकॉन्शियस लेवल पे भी काम कर रहा है, वो उसको कॉन्शियस लेवल पे आने नहीं देगा। वो जैसे ही इड में ये रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, वो वहीं पे अनकॉन्शियस लेवल पे ही उसे काउंटर करके डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके, तो फाइनली जो हमारी ईगो में आएगा वो आएगा डिफेंस मैकेनिज्म। अगर राइट। एक्सप्रेशन आएगा तो डिफेंस मैकेनिज्म का आएगा, लेकिन जो एक्चुअल रीजन था उस डिफेंस मैकेनिज्म का आने का, वो हमको पता नहीं चल पाएगा। इट कैन साइको एनालिसिस में डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, एना फ्रॉइड बोलती है कि डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मींस ऑफ हम्म। नोइंग कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली क्या होता राइट। है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते 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 ना हमारे मेमोरी सिस्टम को उसकी आदत पड़ जाती है। इट बिकम्स लाइक एडिक्शन। फिर हम क्या करेंगे, उसको बार बार हमारा ब्रेन यूज करता रहेगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां भी यूज करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, उससे काम आसान हो जाता है। तो अब राइट। क्या होगा कि वो जो अननेसेसरी यूजेज स्टार्ट हो जाती है, वो क्रिएट करती है लेटर ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इसीलिए एना फ्रॉइड ने बोला है कि इवन सिगमंड फ्रॉइड ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया एना फ्रॉइड ने, कि डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली रिफ्लेक्शन है कि लेटेंट प्रॉब्लम क्या है, जो कभी अनकॉन्शियस से कभी कॉन्शियस पे आ ही नहीं पाई। ओके। सो अच्छा, ठीक है। वैसे हम लोग आते हैं एना फ्रॉइड पे, बट उससे पहले जो सिगमंड फ्रॉइड का रोल था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में, वो काफी प्रोमिनेंट माना जाता है, क्योंकि जो डिफेंस मैकेनिज्म का बेस था, आई थिंक सिगमंड फ्रॉइड ने उसको पहले क्रिएट किया था, एना फ्रॉइड ने उसको शायद आगे बढ़ाया था। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं नहीं, सही है, तुम सही बोल रहे हो आप कि एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट देने वाले, बिकॉज अगेन बिकॉज फ्रॉइड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ फेनोमेना। तो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आदमी when जब वो जो उनकी टेक्निक्स थी
ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, और फ्री एसोसिएशन। तो उनको राइट। ही यूज्ड टू फाइंड कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें निकल के बाहर आ रही हैं कि जो उसके पर्सनालिटी से आदमी के मैच नहीं करती हैं। तो उसको ओके, समझने के लिए ही हैड टू ब्रिंग इन डिफेंस मैकेनिज्म। उन्होंने मोस्टली अगर शुरू के 3 की बात की थी कि रिप्रेशन, रिग्रेशन एंड दिस रिएक्शन फॉर्मेशन। बाद में उन्होंने प्रोजेक्शन भी उसमें ऐड किया, डिनायल भी ऐड किया। तो ये उनका उनका जो सबसे स्ट्रांग वाला था वो था रिप्रेशन एंड देन रिग्रेशन। रिग्रेशन। ओके, ओके, सो चलिए हम लोग उन पे आते हैं, एक एक करके हम सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को देखेंगे। हमारे स्क्रीन पे भी ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग को दिख रहे होंगे। देयर आर ओनली 7 डिफेंस मैकेनिज्म, देयर आर मोर देन 7 डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली। आजकल तो वी हैव, सर कितने कितने डिफेंस मैकेनिज्म हैं आज के टाइम पे हमारे पास? अभी वी हैव गॉट सम 21 जिनको ओके, हमने जिनको इवन सम साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज आल्सो। ओके, तो कि जैसे कि अगर 3 टाइप के बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जिसमें एक आते हैं हेल्दी वाले, मैच्योर, और दूसरे वाले आते हैं लेस लेस प्रिमिटिव, और फिर आते हैं प्रिमिटिव। ओके, बट अभी वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। वील स्टिक टू एनाफॉइड डिफेंस मैकेनिज्म ओनली। ओके, सो मतलब बेसिकली मेन कोर जो है वो तो यही 7 डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जो एना फ्रॉइड ने दिए थे सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म को और मॉडिफाई करके। बट उसके बाद फिर इसको और बिल्डअप किया गया, राइट, इन्हीं डिफेंस हाँ, मैकेनिज्म क्योंकि से। देखिए साइकोलॉजी बिकॉज इट इज़ अ वेरी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है, मतलब वी कैन से इट इज़ अ वेरी रिसेंट टॉपिक स्टडी। तो वी कैन नॉट से कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया या एना फ्रॉइड ने बनाया वो लास्ट वर्ड है, बल्कि बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाए थे, बाद में इनको रैशनलाइज करके दे हैव बीन कंडेंस, जो रिपीट हो रहे थे बार बार उनको कम करके फाइनली दे हैव कम डाउन टू अ गुड नंबर, जिसमें अभी भी ऐड होते रहते हैं और सब्सट्रैक्ट भी होते रहते हैं। राइट। एंड दे बिकॉज दे आर टू एक्सप्लेन कि हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, बिकॉज दे काउंसलर के लिए दे आर एन एड टू डिस्कवर कि लेटेंट प्रॉब्लम क्या है। ओके, यस, राइट, एग्जैक्टली। सो अच्छा, वैसे जो अभी आपने बोला कि ईगो को, जो हमारा इड है वो इड आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और वो ईगो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म से स्टॉप करते हैं। तो जब डिफेंस मैकेनिज्म जो है हम ज्यादा यूज करते हैं तो इट कैन बेसिक नीड को, मतलब ये रेगुलेट कर रहा है डिफेंस हाँ, मैकेनिज्म, तो है ना? अब हाँ, अब हाँ, एक बार वो चीज़, एक बार हमें शॉर्टकट मानने की मेरे हमारे हमारे सिस्टम को आदत पड़ गई, तो ही इज मोर हैप्पी शंटिंग डाउन यूजिंग द फ्यूज। ओके, ओके, सो ठीक है। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द डिफेंस मैकेनिज्म, है ना? हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक डिफेंस मैकेनिज्म से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एना फ्रॉइड। एना फ्रॉइड कौन थी और उनका क्या रोल था डिफेंस मैकेनिज्म में? वी शुड फर्स्ट डिस्कस दैट, है ना? उसके बाद फिर हम आते हैं ये 7 डिफेंस मैकेनिज्म जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ही क्यों बोलते हैं? तो इस पे आते हैं हम लोग। पहले एक बार एना फ्रॉइड के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एना फ्रॉइड, रजा सर, कौन थी और व्हाई शी इज सो पॉपुलर? एना फ्राइड सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, एंड जो उनका अदरवाइज शी हैज डिफेंडेड हर फादर ऑन मेनी ओकेजन्स, लेकिन जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो डिफेंस मैकेनिज्म पे ही है। और उनकी एक बड़ी अच्छी सी किताब राइट। है कि ईगो एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, बहुत बहुत ही बढ़िया किताब है। एंड इट वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्स कि कैसे ईड से ईगो बनता है, ईगो से सुपर ईगो बनता है, उसके बाद फिर उसमें कैसे डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल बुक एंड शी हैज़ वेरी नाइसली ब्रॉट आउट कि एंड हर शी इज नोन फॉर कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस मैकेनिज्म्स। राइट, उस बुक में काफी हद तक जो है ना, फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म्स उससे इलेबरेटेड जो है एना फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म वो ज्यादा तरीके से दिखते हैं, एंड शी कंट्रीब्यूटेड सो मच इन डिफेंस मैकेनिज्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। हम इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? व्हाई ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? क्या इसमें ईगो का क्या रोल होता है और क्यों इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है? हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये ईगो ही एम्प्लॉय करता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम्म, अगर वो एम्प्लॉय नहीं करेगा तो फिर वो इड के जो स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है वो उसको ओवरवेलम कर देगी, और फिर पीपल माइट एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि अभी ईगो बिकम्स अ बैटल ग्राउंड।
कि राइट। ईट को चाहिए, सुपर ईगो मना कर रहा है, बेचारा ईगो कब तक जाएगा, दोनों की लड़ाई के लिए झेलता रहेगा। तो क्या करता है, चुपचाप से सुपर ईगो को तो कंट्रोल, बिकॉज सुपर ईगो सबसे लेटेस्ट बना हुआ पावर है। और कहीं ना कहीं ईगो को भी पता है कि सुपर ईगो जो बोलता है वो बहुत ही सही बातें बोलता है, तो गड़बड़ करने वाला ईडी है, तो इसीलिए वो क्या करता है ईडी को। और हमारा जो एनएफआई ने इस बुक में बहुत अच्छे से बोला है कि वी आर ऑल बॉर्न विद ईड एनर्जी, जिसको ओके। वो लिबिडो बोलते हैं, और वो डेवलप हाँ। होती है ईगो में, वही डेवलप होती है सुपर ईगो में। तो हम्म। बेसिकली ईगो और सुपर ईगो जो है वो इड की एनर्जी निकाल के ही बनते हैं। हम्म। तो फाइनली जो सबसे पावरफुल है वो इड ही है, लेकिन एंड समझदार ईगो है। और जो क्या कहते हैं मोरल प्रिंसिपल वाला है वो सुपर ईगो है। तो बेसिकली बेसिकली ईगो, हाँ, ईगो जो है वो हमारा हम जैसे हैं, है ना, जैसे हमें लोग देखते हैं, वो हमारा ईगो है, राइट, हम जैसे बिहेव करते हैं। हाँ, बट इट जो है, हाँ। किसी ने बड़े अच्छे से बोला कि इड ने कोई चीज मांगी, सुपर ईगो ने उसको मना किया, और ईगो ने डिसाइड किया कि ये चीज मुझे चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए चाहिए। या नहीं चाहिए, हाँ। तो फाइनली हमारे सामने जो आता है वो वही आता है जो ईगो डिसाइड करता है। ओके। सो इसीलिए ईगो जो है वो उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और उसी ईगो को ही अशेम होने से बचाने के लिए, है ना, और कुछ कुछ गलत ईट के मान के कुछ गलत करने से बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। यूज दैट्स व्हाई करते इट इज हैं कॉल्ड ईगो डिफेंस ईगो मैकेनिज्म, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म्स। यस, ओके। सो चलिए एक एक करके इन डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा डिनायल है ना। तो डिनायल हम्म से स्टार्ट करते हैं। डिनायल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और डिनायल ऐसी ऐसा बेसिकली होता क्या है? डिनायल इज अ वेरी रैंडम वर्ड जो हम जनरली बहुत बहुत रैंडमली यूज करते हैं ना, कि तुम डिनायल में हो, तू किसी चीज के डिनायल में है ना, तो मान नहीं रहे हो ये बात, तुम डिनायल में हो, है ना। तो बेसिकली डिनायल का क्या वही मीनिंग है? डिनायल वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय फ्रॉइड ओनली। क्या क्या इसका वो फैक्टर है डिनायल का? आई थिंक वर्ड तो पहले से रहा होगा, ऐसा नहीं कि वर्ड क्रिएट किया होगा उन्होंने, बट उन्होंने उस वर्ड को इसलिए किया बिकॉज उसकी लिटरल मीनिंग ही वही है कि डिनाय, कि हम ईगो क्या करेगा कि कोई चीज़ जो हमें चाहिए है उसको वो डिनाई कर देगा, मतलब कि उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसका बंदे का मन कर रहा था कि मैं वो वेट लॉस के रिजीम पे है, हम्म। और उसका पिज़्ज़ा खाने का मन किया, हम्म। है ना। अब इड लगा हुआ है पीछे कि भैया पिज़्ज़ा खा ले, है ना। हम्म। और सुपर ईगो राइट। बोल रहा है बेटा तू तो जाएगा, तूने तुझे वेट लॉस करना है, तो सुपर ईगो हम्म। मना कर रहा है। अब ईगो की बेचारे की जगह पे प्रेशर आ रहा है कि इड तो बोल रहा है कि पिज़्ज़ा खाओ, पिज़्ज़ा क्रेविंग क्रिएट कर रखी है उसने, है ना। और सुपर ईगो बोल रहा है कि नहीं नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो लेकिन अब इड को पता है कि पिज़्ज़ा नहीं खाना है, एंड सम हाउ ईगो वांट्स टू प्रिवेल। हम्म। तो वो क्या करेगा कि इट वांट्स टू प्रिवेल, ईगो वांट्स टू, ईगो नो हाँ कि पिज्जा नहीं खाना हाँ है ना। पिज़्ज़ा नहीं खाना है, हाँ। ठीक है। यस। तो अब वो क्या करेगा कि ईगो क्या करेगा कि उसको बंदे को बोलेगा कि ऐसा करते हैं कि आज रहने देते हैं, कल कल पिज़्ज़ा खा लेंगे, है ना। यस। तो ओके। सो हाँ इवेंचुअली वो डिनाई कर रहा है उसको, अभी डिनाई कर हम्म, दिया, अब कल हम्म, कल फिर डिनाई कर देगा कोई और बहाना देके, राइट। हम्म, लाइक दैट। ओके, सो या दैट इज डिनायल। डिनायल को हम और ब्रॉडर वे में अगर अच्छे से समझ सके तो इसका और बेटर एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि कोई पर्सन जो है वो अगर टेस्ट में फेल हो जाता है, हम्म, राइट, बट वो मानना ही नहीं चाहता कि वो उसकी वजह से फेल हुआ है, तो वो जो है वो ब्लेम कर देता है। वो बोलेगा कि ये इसमें मैंने तो पढ़ा था, या शायद उसके सर्कमस्टेंसेस पढ़ते टाइम कुछ गलत रहे होंगे, है ना, और वो इसको उस रीजन की वजह से जो हाँ है मानने ये से मना मतलब, मैं हाँ फेल ये हुआ हूँ। बड़ा ये प्रेवलेंट रहता है जब किसी का हाँ। कोई क्लोज रिलेटिव जब मर जाता है ना, तो हाँ। वी राइट। फाइंड पीपल इन डिनाइल कि नहीं नहीं हाँ, ये अभी भी अभी अभी होता है। अभी अभी कल आ जाएंगे, हाँ, हाँ। या मतलब सो तो वो, वो ओके, रियलिटी सो को एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट नहीं करना। ओके, हाँ सो बट वो रिप्रेशन नहीं हो जाएगा? रिप्रेशन में तो हम रिप्रेस कर देते हैं ना अपने थॉट्स को, कि अ, ठीक है हम नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे तो हमने मतलब बेसिकली ये ये रियलिटी को हमने रिप्रेस कर दिया, ये नहीं हो सकता उसके लिए? रिप्रेशन क्या है कि रिप्रेस में वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही दबा लिया जाता है।
बेसिकली जो जो इंस्टिंक्ट क्रिएट हुआ वो उसने वहीं पे ही उसको उसको बाहर आने ही नहीं दिया, अंदर ही अच्छा। उसने बाईपास कर दिया। जैसे हम्म। अगर फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, डिप्रेशन की बड़े अच्छे से बात की है मैडम क्लेन ने, जो बात की ना रिगार्डिंग हम्म। बच्चों बच्चों के बचपन में होता है कि ना कि ओके। छोटा बच्चा है और वो कुछ मांग रहा है, उसकी सौतेली माँ है, उसने दो झापड़ मारे भगा दिया उसको, है ना। तो नाउ दैट चाइल्ड विल रिप्रेस दैट दोज फीलिंग्स, एंड कहीं ना कहीं लेटर स्टेज में दे विल कम बैक इन टर्म्स ऑफ सम प्रॉब्लम्स एंड सम मे बी दैट चाइल्ड में बिकम बैड चाइल्डहुड वाले जो इश्यूज होते हैं। हाँ। ओके। या हो सकता सो है कि वही वो वही वही जो फ्रॉइड फोकस करता था जिसके ऊपर हाँ कि आपके जो चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है हुआ है, जिसकी वजह से हाँ तो आपने रिप्रेस कर रखा हाँ। है ना। तो रिप्रेशन और डिनायल में फर्क ये है कि रिप्रेशन वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही दबा दिया जा चुका होता है। ओके। डिनायल में कहीं ना कहीं आप उसको एक्नॉलेज करके मना करते हो अच्छा, कि कि यू रियलिटी नो में, दैट दिस इज रियलिटी बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। हाँ। अब ओके। ये कि किसी की मतलब किसी के रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसको पता कहीं ना कहीं तो उसको पता ही है कि डेथ हो गई है। बट ही और शी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। हाँ, नॉट ओके। एक्सेप्टिंग। सो यस। ओके, सो दैट इज डिनाइल। चलिए, हमने रिप्रेशन के बारे में बात किया, रिप्रेशन से ही कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली अगर हम रिप्रेशन की बात करें, काफी प्रोमिनेंट था फ्रॉइड के लिए और काफी ज्यादा फोकस किया था फ्रॉइड ने अपने साइकोलॉजिकल जितने भी ट्रीटमेंट्स थे रिप्रेशन के ऊपर। क्यों रिप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट था फ्रॉइड के लिए, और रिप्रेशन ऐसा क्या है, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे साइकी पे। हाँ, एक्चुअली रिप्रेशन, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज अ ना आपके ना पास कोई कुछ गंदगी है और आपने उसको जगह होता है ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाली बात है ओके। रिप्रेशन। तो वो गंदगी जाएगी तो है नहीं, वो कारपेट के नीचे अवेलेबल रहेगी, और हो सकता है कि वो और बदबू मारती हुई बाहर निकल के बाहर आए। मान लो कि राइट। जैसे लाइक वी से कि अगर मान लो घर में चूहा मर गया, तो आपने घर के बाहर नहीं फेंका, जाके चुपके से पन्नी उन्नी में बांध मूंद के कवर्ड में रख दिया उसको, या कहीं दबा के नीचे रख दिया, तो वो चूहा तो कुछ दिन बाद और सड़ेगा। तो डिप्रेशन इज बेसिकली दोज फीलिंग्स विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, और आपने उसको ये जगह दबा के चुपचाप अंदर रख दिया, एंड इट विल कम बैक इन अ बैड वे। ओके। नॉर्मली आई थिंक मैडम क्लेन ने बोला था कि डिप्रेशन टेक्स इट्स रिवेंज इन मल्टीपल टाइम्स, जो मुझे याद आ रहा है अभी। किसी ना किसी ओके। साइकोलॉजिस्ट ने पक्का बोला है कि डिप्रेशन कम्स बैक इन अ वेरी पावरफुल वे, क्योंकि वो खत्म नहीं होता, वहीं का वहीं रहता है वो, बल्कि और तब हाँ, तक वो बिल्ड मल्टीप्लाई हो ऑन रहा करता होता है। है, बिल्ड ऑन हाँ, हो रहा बिल्ड होता ऑन है। करता है। यस। ओके। सो मेरे को एक एग्जांपल याद है, मैंने कहीं पे इसके बारे में पढ़ा था, या आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कहाँ देखा था, बट आई हैव सीन समथिंग लाइक कि ना उसमें क्या था, एक पर्सन था और हर हिज वाइफ सडनली डाइड। ठीक है, 3 इयर्स हो चुके थे, वो हम्म, साइकोलॉजिस्ट के पास स्टिल आता था। उसकी वाइफ हम्म, की डेथ हो गई है। अब 3 ईयर बाद जब साइकोलॉजिस्ट उसमें वर्क कर रहा है, एंड एट द थर्ड ईयर हम्म, ही डिस्कवर्स कि उसका एक सन था जिसको हम्म, उसने रिप्रेस कर दिया था आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। हम्म, सो हम्म, उस सन की मेमोरी को ही रिप्रेस कर दिया था। उसको बाद में जब वो 3 साल बाद उसको पता लगा कि ओ गॉड, मेरा तो सन था और मैंने उसको रिप्रेस कर दिया था, और ही यूज्ड टू जस्ट उसको उसने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया कि नहीं, मेरा कोई सन नहीं है सन ना। नहीं बट आफ्टर 3 इयर्स ही एक्नॉलेज्ड इट, एंड उसके बाद वो मिला, एंड इट वाज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत डिफरेंट सिचुएशन था, बट हाँ। सो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल हो सकता है। है ना, ये भी हम्म, एक रिप्रेशन का बहुत ड्रास्टिक चीज है हाँ जो जनरली हम लोग करते रहते हैं, है ना। हम लोग हाँ, अपने भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें रिप्रेस करते रहते हैं। ओके। सो अनकॉन्शियसली भी नहीं होता है। हाँ, अनकॉन्शियसली। हाँ। सो अच्छा, डिप्रेशन हमने देख लिया। अब चलिए थोड़ा रिग्रेशन के बारे में समझते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था फ्रॉइड के लिए, और फ्रॉइड साइको बैबलिंग, है ना, इसके लिए एक टर्म हाँ, उन्होंने इन्वेंट किया था, साइको बैबलिंग। सो क्या था ये रिग्रेशन, और क्यों ये फ्रॉइड को इतना इम्पोर्टेंट लगा। हाँ, क्योंकि रिग्रेशन बेसिकली व्हाट ही मीन्स कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हमें लगता हमारे सिस्टम को लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन आने वाला है, तो वो क्या करता है, जो लास्ट हैप्पी स्टेज होती है ना, वो जाके वहाँ पे फॉल बैक कर जाता है। तो ओके। नॉर्मली हमारा हमारा बचपन जो होता है वो ज़्यादा मतलब हमेशा सबका अच्छे ही रहा होता है। अगर मतलब ठीक ठाक घर में है तो मतलब हमें पैम्पर किया गया होता है, प्यार किया गया होता है। तो यही वजह है कि नॉर्मली वी सी कि अगर व्हेन पीपल आर इन लॉट ऑफ ट्रॉमा, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक चाइल्ड,
क्योंकि वो अच्छा। उनकी लास्ट कंफर्टेबल स्टेज होती है। हम्म। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, एक्चुअली ही हैज नॉट लॉस्ट हिज माइंड, ही हैज गॉन बैक टू हिज ओल्ड माइंड। राइट, वो अपने अपने चाइल्डहुड स्टेज के उस स्टेज में चला गया जहाँ पे लिबिडो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, है ना? हाँ हाँ, जहाँ पे जहाँ, मतलब उसको मजा आ जाता है, हाँ जहाँ प्लेजर ज्यादा हाँ, होता है उसका। यस, जहाँ पे ज्यादा प्लेजर मिलता है। अभी मैं ओके। जब मैं इसके हाँ बारे में पढ़ा था, मुझे एक एग्जांपल मिला, हाँ। बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि हम्म एक लड़की है, उसका कभी स्कूल में अफेयर रहा था अपने हम्म बॉयफ्रेंड के साथ में। हम्म फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ एंड फाइनली शी गेट्स मैरिड टू समवन एंड अपना फैमिली सही सही चल रही है। लेकिन जब शादी होने के 15-20 साल के बाद उसकी अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो नाउ शी गोज बैक टू हर ओल्ड बॉयफ्रेंड कि अच्छा। कि मैंने गलती की, ये किया वो किया, हम्म वी कैन टेक इट एज अ। अब उसको, अब उस दोस्त को, पुराने बॉयफ्रेंड को बोल लिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। हम्म तो नाउ शी इज बेसिकली रिग्रेसिंग कि 15 साल पुराने जाके ना वो वापस जहाँ से उसने छोड़ा था, शी वांट्स टू गो बैक। उसे लग रहा है कि वहां जाएंगे तो लाइफ मेरी हाँ। वापस अच्छी हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द हैप्पीएस्ट मेमोरी, है ना? हाँ। और वहां पे वो जाना जाती है। ओके, सो दैट इज रिग्रेशन। हम्म। ठीक है। सो एक एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो एना फ्रॉइड ने जिसके बारे में थोड़ा सा फोकस किया था, रेशनलाइजेशन। हम हम्म। भी कई सारी चीजें जो है रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, या मेरे को ये ज्यादा सही इस तरीके से लग रहा है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है ना? तो हम्म। रेशनलाइजेशन क्या है और इसका इसका क्यों इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी में? हाँ, एक्चुअली रैशनलाइजेशन तो मेरे हिसाब से हर पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं कर ही रहा होता है। क्योंकि एग्जैक्टली। क्योंकि ये सबसे आसान काम है हम्म कि अब जो हो गया वो तो हो गया, आप उसको सही तो कर सकते नहीं हो। तो उसको राइट। ये जगह समझदारी से रैशनलाइज कर दो, हाँ। उसके पीछे कुछ कुछ लॉजिक ऐड कर दो, कुछ ऐसा कर दो हम्म हम्म। ताकि ये जगह और मजेदार बात है कि लोग ये जानबूझ के नहीं करते हैं, इट इज अनकॉन्शियस, ये वी नीड टू रिमेम्बर कि अनकॉन्शियस। हाँ जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है सारे अनकॉन्शियस हैं। हाँ। और एक्चुअली फ्रॉइड जो इसमें कर रहे थे वो। ये जो है हम लोग को खुद नहीं पता चलता, आई थिंक हाँ ईगो को भी नहीं पता चलता है कि उसके हाँ उसके जो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये वर्क इन द फंक्शन है ना? हाँ। हाँ ईगो को लाइक एडम फ्रॉइड ने बोला ना कि वो हाँ जो बाईपास है वो तो अनकॉन्शियस पे हो चुका है, लेकिन जो हाँ। बाहर निकल के आता है वो निकल के आता है डिफेंस मैकेनिज्म का इफेक्ट। यस। तो ओके। जो तो जो तो जो सीजन और एक्सपर्ट काउंसलर है ना, वो पकड़ लेगा हम्म कि हम्म। ये बंदा इस टाइम पे ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। तो अगर उसे राइट। पता है कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, देन ही कैन फाइंड आउट कि अगर इसके एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो ओके। हाँ। हाँ, तो मतलब ये रिएक्शन, हाँ, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इवन ये रिएक्शन फॉर्मेशन काफी कॉमन है। हम सब लोग अपने किसी न किसी स्टेजेस में हम लोग भी रिएक्शन, किसी न किसी टॉपिक को लेके रिएक्शन बनाते हैं। मेरा इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ, देयर माइट बी सम रीजन, है ना? बारिश ज्यादा हो रही थी, ठंडी लग रही थी, इसलिए हम अपने फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाए, है ना? सो हाँ ये रिएक्शन हमने क्रिएट किया और हमने अपने आप को समझा दिया, है ना? और हाँ। तो मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन हर चीज के लिए हम लोग के पास, है ना? या रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन। ओ सॉरी, या हाँ रैशनलाइजेशन। हाँ, हाँ। है ना? कि हमने हमने अपने अपने थॉट्स को रैशनलाइज किया, है ना? हम्म। ओके। सो चलिए, रिएक्शन फॉर्मेशन मैं बोल रहा था, चलिए रिएक्शन फॉर्मेशन को ही डिस्कस करते हैं। क्या है हम्म। रिएक्शन फॉर्मेशन और इसका क्या इफेक्ट होता है? कैसे ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है? हाँ, रिएक्शन फॉर्मेशन बड़ा ही मज़ेदार डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्चुअली हम्म जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं लोगों को कि वो एक टाइम पे किसी तरीके से, किसी एकदम बड़े ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, हम्म लेकिन वही आदमी की अगर आप बहुत आसपास हो तो यू फाइंड कि सेम बंदा हम्म जब वो सिचुएशन हट जाती है तो वो एकदम उल्टा होता है। कहीं कहीं पे दिखाएगा ना कि वो बहुत ही सेल्फलेस है, बहुत ही हम्म लोगों की मदद करता है, बहुत ही लोगों की हम्म। तारीफ करता है ना? लेकिन वही बंदा जैसे ही अगर वो सब सिचुएशन हट जाएगी ना, जब वो अपने अपने ओरिजिनल में आएगा तो एक्चुअल वो, सेल्फ। हाँ, उसी बंदे की बुराई कर रहा होगा कि हाँ हाँ और मजेदार बात होगी, जिस बात की उसकी तारीफ कर रहा था उसी बात की बुराई कर रहा होगा। जैसे हाँ बोलेगा कि अगर वहां बोल रहा था कि अरे तुम यहाँ बड़े स्मार्ट लगते हो, यहाँ हाँ बोले हाँ। कि दिखने में कितना गधा है। तो तो इनिशियली आई यूज्ड टू फील कि मतलब ये भैया ये हम्म, आदमी ऐसा क्यों कर रहा होगा। बट व्हेन आई रेड अबाउट रिएक्शन फॉर्मेशन आई रियलाइज कि हाँ नॉर्मली रिएक्शन फॉर्मेशन ही यही है कि आप
उस चीज को जो आपको एक्चुअल फील हुआ ना, आप उसका एकदम उल्टा बिहेव करते हो। हाँ, कि मतलब मेरे को जो फीलिंग हो रही है, मैं हाँ, टोटली रिवर्स हो गया हूँ, है ना। और हाँ, ये अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से इसको बिहेव अलग करते तरीके हैं, से इसको यूज है करते ना। हैं। हाँ, तो मतलब जैसे कोई पर्सन जो है कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, एंड प्रिटेंड कर रहा है कि वो अच्छा है, बट एक्चुअली वो नहीं है, बस उसने एक रिएक्शन को फॉर्म किया हुआ है ना। हाँ, तो सो यस, सो दैट इज व्हाट रिएक्शन फॉर्मेशन इज, है ना। और इसका इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन स्क्रीन। हमने सबका एग्जांपल्स भी लगाया हुआ है, राइट। एंड दिस इज द बुक, आई थिंक आप लोग को सबको पता होगा ये कौन सी बुक की है। अगर नहीं पता है तो सुंदरा के जे नोलैंड वाइट एंड गिरीश्वर मिश्रा की ये बुक है। एंड यहाँ पे आप सबको सारे एग्जांपल्स, फिफ्थ एडिशन है ये, आई थिंक इसके सिक्स्थ एडिशन भी आ गया है, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट। ओके, सो चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन फॉर्मेशन, है ना। अब ये प्रोजेक्शन, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या है? सो प्रोजेक्शन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने डेली लाइफ में डिफरेंट वेज में चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। आप कभी कभी एंगर को प्रोजेक्ट करना हुआ तो हम किसी और के ऊपर किसी और वे में हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। या अपने थॉट्स, अपने डिजायर्स को किसी और वे में प्रोजेक्ट करना, दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन इज। राजा सर, थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट करिए, ये प्रोजेक्शन क्या है और ये कैसे साइको डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है। हाँ, प्रोजेक्शन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। हम्म, कि जैसे मान लो उसको लगा कि मेरे बारे में ये बंदा सोच रहा होगा कि मैं बहुत हम्म, ही मतलबी हूँ। हम्म, उसने कुछ किया, उसको लगा कि मेरे बारे में सब सोचोगे मैं मतलबी हूँ, तो वो ये बोलेगा कि सामने वाला बोल रहा था कि मैं मतलबी हूँ। बेसिकली उसने अपनी थॉट को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूसरे दिया, पर और प्रोजेक्ट कर दिया, उसके थ्रू अपने आप को बताया कि मतलब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं मतलबी हूँ। अपने आप को एक्नॉलेज सामने नहीं वाला करने सोच के रहा बजाय मैं सामने वाले के ऊपर बोल रहा हूँ कि वो सोचता है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन मैं मतलबी नहीं हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया कि अपनी जो खुद की गिल्ट थी वो सामने वाले पे डाल दी, और फिर है। अपने आप को डिफेंड भी कर लिया कि नहीं नहीं, मैं तो मतलबी नहीं हूँ। वो ऐसा सोचता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। इवन इवन ये काफी काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन होती है कंफ्यूजन होता है। कि प्रोजेक्शन और रिएक्शन, ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ, आई थिंक प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी समथिंग, इट इज वेरी मच सिमिलर, बट वहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को डिस्प्लेस करते हैं किसी और चीज के ऊपर, बट हाँ, यहाँ बेसिकली पे जो है, डिस्प्लेसमेंट में हाँ, तो यही है कि मतलब सड़क पे किसी से पंगा हुआ, पहलवान मिल गया, उसको तो मार नहीं पाए, तो उसके हाँ, बाद तो जो भी दुबला पतला कमजोर आदमी मिला उसको पीट दिया पकड़ के गुस्से में, जो है ना। बच्चा मिला उसको पकड़ के मार दिया। तो बेसिकली इसका एग्जांपल वही होता है कि ऑफिस में बॉस से गाली खा के आए, घर में आके हम्म, बच्चे को या बीवी को पीट पाट दिया। तो हाँ, ये यस, क्योंकि इट इज बेसिकली, अगर टेक्निकली देखें, इट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अ हायर या पावरफुल सोर्स टू अ वीकर पर्सन राइट, या बट वीकर प्रोजेक्शन, सोर्स। प्रोजेक्शन लिटिल बिट डिफरेंट है ना। प्रोजेक्शन में हम अपने प्रोजेक्शन बड़ा थॉट्स ही को कॉम्प्लिकेटेड है। दूस हाँ, अपने थॉट्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, मतलब ये राइट, बड़ा ही इसको, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही हाँ, मतलब इट इज अ वेरी यू कैन से कंफ्यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म। इसको समझने में ही बहुत सोचना पड़ता है कि पोजीशन कोई यूज कर रहा है ना, तो हमें उसको उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो हम्म, अगर हम अगर सामने वाले की बात सुनते रहेंगे ना, हम्म, ही कैन इवन पॉइजन आवर माइंड ऑल्सो। कि देखो, हम्म, वो ये बोलता है, वो ये बोलता है, वो ये बोलता है। अब आपके पास तो रास्ता नहीं है कि बार बार जाके क्रॉस चेक करो आप कि तुमने अच्छा राइट, बोला ऐसा, तुमने अच्छा ऐसा बोला। तो अब क्या हो गया कि यू स्टार्ट ना, सामने वाला वो क्या करेगा कि आपको बोल बोल के आपके माइंड में उस थॉट को प्लांट कर देगा कि ये बंदा आपके बारे में यही सोचता है। मुझे तो क्रश, मुझे क्रश है किसी पे, बट मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने थॉट्स को कि नहीं, उसको मेरे पे क्रश होगा, हाँ, है तो ना। जैसे वो देखे ना कि जैसे डर मूवी में जैसे शाहरुख खान कहता है ना कि हाँ, वो तो चाहती है मुझे प्यार करना, लेकिन क्योंकि सनी देओल है इसलिए मुझसे प्यार नहीं कर रही है। हाँ, तो किरण मतलब किरण रोशन, हाँ, लेकिन तो इट हाँ, इट बेसिकली एंड बाय दैट मैकेनिज्म ही इज जस्टिफाइंग टू हिमसेल्फ कि प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। वो तो चाहती है, लेकिन वो उसे करने नहीं दे रहा है।
नॉर्मली वी सी राइट। की जो साइको किलर्स होते हैं या ये जो भी ऐसे लोग होते हैं ना, वो प्रोजेक्शन को बड़ा ही स्ट्रांगली यूज करते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को किसी और पे डाल के खुद जिसको वो चाहते हैं उसको विक्टिम बना देंगे और किसी और को विलन बना देंगे, और जाके उस विलन को पनिश भी कर देंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, हमने खत्म कर दिया उसको। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग है। सो प्रोजेक्शन इज समथिंग व्हिच वी शुड लुक फॉर, है ना, कि लोगों में प्रोजेक्शन, लोग कैसे किसी किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। क्या वो एक्चुअली में है या क्या वो एक्चुअली में नहीं है, उसको भी हमें देखना चाहिए। हाँ, हमें ओके। देखना पड़ेगा कि हाँ। प्रोजेक्शन जो लोग यूज करते हैं ना, उनका इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है। They ओके। are able to imagine things and they are able to सो see, I mean, make up things which are not there. ओके, सो प्रोजेक्शन इज समथिंग लाइक दैट, कि जैसे अगर अगर जो आर्टिस्ट वगैरह है, वो प्रोजेक्शन फॉलो करते हैं क्या? जैसे हमें मान लीजिए, अगर अ, कोई अ, पेंटर है और वो पेंटिंग अ, बहुत अच्छा करता है, वो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, सो वो अपने अ, थॉट्स को वहां अ, प्रोजेक्ट करता है। उनके लिए पक्का आसान है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से सोच सकते हैं ना। आर्टिस्ट की तो कलाकारी ये होती है कि ही अज्यूम्स थिंग हाँ। फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। तो जिन लोगों का हाँ, ओके। इमेजिनेशन स्ट्रांग है, हु हैव गॉट अ वेरी एक्टिव माइंड, है ना, और लेकिन वो माइंड की एनर्जी सही जगह नहीं लग रही है, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू फॉर प्रोजेक्शन। हम्म। नॉर्मली ऐसे लोग अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत एम्बिशियस हैं, तो वो अपनी अंडर परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट कर देंगे किसी और पे कि देखो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या लोग सोचते हैं कि इसने मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर दी। तो ऐसे करके ना अपनी थॉट को वो खुद प्रोजेक्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके, सो बट क्या ये लोग अपने आप को भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि आप जो है, जैसे अगर मैं अपने किसी थॉट को, जैसे मेरे को क्रश है और मैं बोलता हूँ कि सामने वाले को क्रश है मेरे पे, सो हम्म। आई एम नॉट फूलिंग माई सेल्फ ऑल्सो बाय डूइंग नहीं, प्रोजेक्शन? नहीं, वो तो नहीं कर तो रहा है, लेकिन डिफरेंस में क्या नहीं, वो एक्चुअली वो अनकॉन्शियस पे हो रहा है ना। वो ओके। उसको पता ही नहीं कि वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ओके। वो तो सोचा कि ये राइट, सच्चाई राइट, यही है। राइट। हाँ, बट अनकॉन्शियसली थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है कि वेदर नहीं लगता है, लगता है। अगर नहीं। हम देखें ना, ये हम्म। सीबीटी में एक है ना, वो माइंड रीडिंग, वन ऑफ द ओके। डिस्टॉर्शंस, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। हम्म। बेसिकली वो प्रोजेक्शन का ही वो है, मतलब ना अदर फॉर्म है, कि अच्छा। ऐसे लोग ना दे थिंक कि दे आर डूइंग माइंड रीडिंग, सामने वाला मेरे में बारे में हम्म। क्या सोचता है मुझे पता चल जाता है। बेसिकली हाँ, बट दे आर जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर थॉट्स। हाँ। हाँ, हाउ कैन दे नो, दे कैन हाँ, नेवर वही नो कि तो, सामने वाला क्या एग्जैक्टली। सोच रहा है। यस। Yes, how can you read my mind? हाँ, Okay, so basically they are projecting, and they will let them believe कि ना, कि वो वही हाँ, सोच रहा है। हाँ, और वो लोग मान भी लेंगे कि हाँ, मैं हाँ, वही सोच रहा हूँ। मैं वो वही माइंड सोच रहा था, रीडिंग, तुमको कैसे पता चला? माइंड रीडिंग वाली जो आदत है वो, एंड इट इज वेरी पावरफुल इन लॉट ऑफ पीपल्स, लॉट, हम्म। we find lot of person doing it, and they are able to even manipulate other people also with that, with these mechanisms. यस। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी लिखा हुआ है। मारिया इज अट्रैक्टेड टू हर सिस्टर्स हस्बैंड बट हम्म, डिनाइज एंड दिस एंड बिलीव्स द हस्बैंड इज अट्रैक्टेड टू हर, है ना। हाँ, सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन इज। और ओके। वो को जाके उसको बोल भी देगी कि तुम्हारा हस्बैंड कैरेक्टरलेस है। लड़वा भी देगी दोनों को। कलेश हो जाएगा घर में। प्रोजेक्शन की वजह से। ओके, सो दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन इज। चलिए आगे आगे थोड़ा सा। अच्छा, हमने हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? इसको हमने बहुत एक एक छोटे से एस्पेक्ट में देखा, बट इसका इसका भी एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है साइको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में। कैसे हाँ, हम किसी भी चीज को, नॉट जस्ट फॉर एग्रेशन, हम बहुत सारी चीजों को दूसरों पे डिस्प्लेस करते हैं। हाँ, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा डिफेंस मैकेनिज्म है, हम्म। जो हम मतलब कहीं ना कहीं हर स्टेज में सबने किया होता है। हम्म। मतलब क्योंकि है तो अनकॉन्शियस। ये हाँ। जैसे ही हम अपने मतलब गुस्से को या अपनी प्रॉब्लम को जैसे ही हम किसी और पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली करना चाहिए वहाँ ना करके कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेस ही कर रहे हैं उसको। राइट। एंड अगर देखा जाए तो मे बी इन सम केसेस ठीक है, मतलब एटलीस्ट बंदा वेंट आउट तो कर दे रहा है, तो देखा जाए तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब नॉट गुड, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मेंटल हेल्थ इशू, गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा, जब तक कंट्रोल में है ठीक है, दैट्स ओके। ओके। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है ना, अपने अपने ही
प्रॉब्लम्स को दूसरों पे निकालना, उड़ेल देना। हाँ नहीं, हाँ जिसने प्रॉब्लम दी है उसको ना देख के किसी और पे हाँ, ट्रांसफर कर किसी और को, किसी और पे ट्रांसफर कर देना, अपने फ्रस्ट्रेशंस को दूसरों पे देना। हाँ, क्योंकि जिसने जिसने फोकस दी थी वो करना। तो ताकतवर था, हाँ हाँ, उस तो पे आप नहीं कर उसको सकते। उसको कर सकते नहीं थे, बदला ले सकते हाँ नहीं थे, तो जाके किसी और पे बदला हाँ, निकाल दिया। ओके। सो यस, अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया। देन चलिए आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग जहां पे हम अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, और हम रिलेट करते हैं कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, या अनकॉन्शियसली हम उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस पर्सनैलिटी को हम एडोर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वैसा हमारा पर्सनैलिटी हो, या हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कुछ उसकी तरह है ना। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना दूसरों से, है ना रजा सर? हाँ, आइडेंटिफाई इज बेसिकली सुपरफिशियल कॉपिंग ऑफ समवन। समवन। तो जैसे हम आजकल देखें ना कि वो सलमान खान का डुप्लीकेट, मतलब हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो टॉप क्लास लोग होते हैं ना, उनके डुप्लीकेट्स घूम रहे होते हैं, तो वो कहीं ना And कहीं they have अपने they आप have को they have psychologically identified themselves with them, है ना, themselves with उनको him। मतलब इसे उनको हाँ, उनको लगता है कि मैं वही हूँ। वही हूँ, और या वो दे आर हैप्पी विद दैट, जब तक वो हाँ हैप्पी हैं तो ठीक है। लेकिन इसमें तुमने ऐसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर, हाँ, तो जो हम, हाँ, वो जो उसकी बात करते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बात करते हैं, यस, वो भी एक एस्पेक्ट यस। है कि आप ना उसके साथ में ही अपने आप को जगह लिंक करने लगते हो। इसी ये इसी का बेसिकली, हाँ, इसी का एक हाँ और है जो यहाँ पे नहीं है, इंट्रोजेक्शन। हाँ, एक्चुअली बेसिकली वो डीपर है ऑफ या आइडेंटिफिकेशन, या जिसमें भी आइडेंटिफिकेशन का ही वो ब्रॉडर हाँ, टाइप है कि आइडेंटिफिकेशन। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, वी स्टार्ट इवन कॉपीइंग द थॉट प्रोसेस आल्सो। आइडेंटिफिकेशन में खाली हम सुपरफिशियल फीचर्स, बाल, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाँ, हम उस बोलने तरह की से स्टाइल, है ना, अपीयर होने की कोशिश करें। अपीयर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, उस बंदे की थॉट प्रोसेस, उस बंदे का क्या सोचेगा, तो वो वहां तक, पर्सनैलिटी, वी जस्ट ट्राई टू कॉपी पर्सनैलिटी देयर है, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बिहेवियर, आल्सो। है ना। हाँ, तो वो हाँ, इंट्रोडक्शन आता है। ओके। वैसे आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात की, तो मैं एक बार इलैबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो जनरली कोई कोई पर्सन अगर किसी के कैप्टिविटी में है, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है, तो जो कैप्टर है उसके खिलाफ एक उसके उसके तरफ एक सिंपैथी जनरेट होने लग जाती है। जो जिसको जिसको किडनैप किया गया है ना, जो विक्टिम है यहाँ पे, वो अपने कैप्टर के तरफ एक सिंपैथी जनरेट करने लग जाता है, एंड दे स्टार्ट्स रिलेटिंग देमसेल्व्स विद देम, और वो उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, एंड इमोशनली अटैच होने लग जाता है। और बहुत सारी हमने बॉलीवुड मूवीज में ये बहुत देखा है कि, और इवन नॉट जस्ट बॉलीवुड मूवीज, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी है इसमें कि जो है ना, प्यार हो जाता है अपने कैप्टर से। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अ स्टॉकहोम सिंड्रोम, है ना, हम्म, कि हमें वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है। उसने तुमको किडनैप किया है, प्यार कैसे हो सकता है ना। हम्म। ओके। सो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल कहीं पे पढ़ रहा था, उसमें कोई एक लेडी है, आई थिंक ये रियल रियल केस स्टडी थी, कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया था, एंड शी जस्ट empathized with the captor, and वो उसके साथ रॉबरीज में जाती थी, एंड इवेंचुअली बहुत सारी चीजों में उसका सपोर्ट करती थी, और उसके साथ ही वो देखी जाती थी, लाइक रॉबरीज, और जो बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते थे, जो एनार्किस्ट मूवमेंट्स वगैरह जो होते थे, वो सब में वो बहुत ज्यादा दिखती थी। एंड इवेंचुअली शी डन सम क्राइम, बट जो एक रॉबरी हुई थी उसके बाद जब उनको उसको अरेस्ट किया गया, तो इस ग्राउंड पे उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम था। सिंड्रोम था। क्योंकि शी वाज नॉट मेंटली फिट, है ना, उसको हम्म, वो मेंटली फिट नहीं थे, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि शी इज नॉट मेंटली फिट, सो वी शुड रिलीज हर। तो सही है। yeah, that is what Stockholm syndrome is. Okay, हम्म, so चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन हमने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है रजा सर? इसको हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम किसी और से सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। हम्म, ओके, हम्म, तो मतलब प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूट करना, चेंज करना, हम्म। है ना। ओके, इसकी हाँ रिप्लेस कर देना। हाँ, हाँ तो जैसे इसके लिए उसने कंपनसेशन भी लिखा है ना कि हाँ, मान लो कोई अगर अच्छा एथलीट नहीं है तो उसने पढ़ाई में पढ़ने लगा, है ना, उसे ओके, पता है कि मैं गेम्स अच्छे नहीं कर पाता हूँ, तो उसने पढ़ाई में करना स्टार्ट कर दी। बेसिकली देखा जाए तो दिस इज अ गुड डिफेंस मैकेनिज्म,
इसमें आदमी कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा रहा होता है। एक्चुअली बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो बहुत हेल्दी हैं, इसलिए उनको मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं यहाँ पे। तो लाइक सब्लिमेशन इज आल्सो वन ऑफ द गुड डिफेंस मैकेनिज्म्स। हाँ या दिस इज कंपनसेशन समथिंग। एंड सब्लिमेशन सब्लिमेशन की अगर हम बात करें, चलिए हम लोग आ जाते हैं सब्लिमेशन पे ही। सब्लिमेशन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे को डिफेंस मैकेनिज्म लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारा इड जो है हमारे ईगो से करवाना चाहता है, बट हाँ ये सब्लिमेशन जो है उसको सोसाइटी के जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकती है उस फॉर्म में इसको रिलीज करता है ना। तो ये एक ऐसा बैरियर मेथड है जो जो ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे इड के डिजायर्स को। हाँ, सो मतलब वो हमारी अनहेल्दी थॉट्स या अनहेल्दी बिहेवियर कन्वर्ट करता है हेल्दी बिहेवियर विच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी ऑल्सो। तो सब्लिमेशन इज अ वेरी पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म विच इज अ पॉजिटिव वन। इवन कंपनसेशन ऑल्सो अ पॉजिटिव वन, कि जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि सबका फायदा ही होगा। राइट। सो जो सामने वाला होगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसको भी फायदा होगा, फायदा है ना, होगा। और आपको भी फायदा होगा जो आप जो बिहेवियर कर रहे हैं, है ना, उससे हाँ, आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी, है ना, एम्बेरस नहीं होने देगा ये डिफेंस मैकेनिज्म आपको। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट ही होगा। पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। ओके, सो यस, सो चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग के डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, तो आई एम लिविंग ईमेल आईडी विद इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट, और यहाँ पे आप अपने क्रीडेंशियल्स एंड अपना नाम लिख के आप हमें शेयर कीजिए। maybe we'll find you healthy for the discussion, and we'll let you know कि आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम आपको सारे डिटेल्स लिंक विद द लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्कशंस जो हम लोग कर रहे हैं, तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई क्वेश्चंस है या और कोई सजेशंस है, या आपको लगता है कि हमने कोई चीज गलत बोला है, तो आप हम लोग को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, डिफेंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। So that's it for today. We'll meet in the next video. Bye everyone.